बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन सेशन स्पीरियर कॉलेज मियाँवाली। बेटा टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर नंबर 25, इसका फर्स्ट लेक्चर। ठीक है, अब चैप्टर 25 जो है आपके पास, इसकी आउटलाइन किन किन टॉपिक्स पे कंसिस्ट करेगी। चैप्टर 25 आपकी कोर्स आउटलाइन का थर्ड लास्ट चैप्टर जो है ये बनेगा। ठीक है, एंड के हिसाब से सीक्वेंस आप देखेंगे तो थर्ड लास्ट चैप्टर आपके पास ये बनेगा, चैप्टर नंबर 25। अब बेटा इसके रेफरेंस के हवाले से अगर मैं बात करूं, जो इसकी आउटलाइन है, ठीक है, यानी इंट्रोडक्शन अबाउट इकोसिस्टम, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, बायोम विद अ स्पेशल रेफरेंस ऑफ स्पीशी लेवल, तो ये चीज़ें जो है ये आप थोड़ा सा माइंड में रिवाइज करेंगे तो ये चैप्टर नंबर 1 के अंदर जो लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आपका टॉपिक है, ठीक है, उसके साथ बेसिकली ये चीज़ें जो है ये रिलेट करेंगी। ठीक है, सो बेटा हम इसको स्टार्ट कर लेते हैं कि चैप्टर 25 में जो है हमने किन चीज़ों को स्टडी करना है। अब बेटा सबसे पहले चैप्टर के इंट्रोडक्शन की अगर मैं बात करूं तो इंट्रोडक्शन टू इकोसिस्टम, यानी कि इकोसिस्टम की स्टडी हमारे पास जो है चैप्टर 25 में होने जा रही है। अब बेटा बायो की कौन सी ब्रांच है जो इकोसिस्टम के साथ डील करती है? ठीक है, दैट इज़ इकोलॉजी। इकोलॉजी के बारे में भी आप चैप्टर 1 में पढ़ चुके हैं। सो बेटा बेसिकली इट्स द साइंटिफिक स्टडी ऑफ रिलेशनशिप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म विद इट्स एनवायरनमेंट। ठीक है, दैट इज़ रेफर टू एज इकोलॉजी। बायो की ऐसी ब्रांच जिसमें हम किसी भी स्पेसिफिक लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करें या ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात करें, अपने इन्वायरमेंट में वो किस तरह का इंटरेक्शन रखते हैं या क्या बेसिकली रोल प्ले कर रहे हैं या किस तरह से वो असरअंदाज होते हैं अपने डिफरेंट इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के ऊपर, या इन्वायरमेंट उन पे किस तरह असरअंदाज होता है, ये चीज़ें जो है हमने इस चैप्टर के अंदर स्टडी करनी होंगी। अब बेटा हमारे पास जो इकोलॉजी का वर्ड है, बेसिकली ये टर्म जो है ये अराइज हुई है फ्रॉम द ग्रीक वर्ड इकोस मीनिंग हाउस होल्ड, ठीक है, एंड लॉगी मीन्स टू स्टडी। ठीक है, अब बेटा हाउस होल्ड से मुराद क्या है? हाउस होल्ड से मुराद है कि घर से रिलेटेड चीज़ें जो है वो आप किस तरह से मैनेज कर रहे होते हैं, या एक लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने एक स्पेसिफिक हैबिटेट में यानी अपने घर में रहता है तो उसका मुख्तलिफ चीज़ों के साथ इंटरेक्शन हो रहा होता है। ठीक है, मुख्तलिफ चीज़ों से मुराद नॉन लिविंग थिंग्स के साथ, यानी कि फ़िज़िकल कंपोनेंट्स के साथ, एज़ वेल एज़ बेटा उसका जो इंटरेक्शन है वो लिविंग थिंग्स के साथ भी हो रहा होता है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ। वो उसकी सेम स्पीशी के भी हो सकते हैं, ठीक है, और वो डिफरेंट स्पीशी के ऑर्गेनिजम्स भी हो सकते हैं। तो ये सारा कुछ जो है वो एक घर के अंदर या एक हैबिटेट के अंदर जो है वो हो रहा होता है। ठीक है, तो इकोलॉजी बेसिकली टर्म जो है ये कॉइन की गई है वहाँ से। ठीक है, अब बेटा जो सबसे पहले इस टर्म को इंट्रोड्यूस करवाया था, या हम कहते हैं कि फर्स्टली इसको जो कॉइन किया था वो जर्मन साइंटिस्ट थे, जोलॉजिस्ट थे बेसिकली, अर्नस्ट हैकेल इन 1866। ठीक है, चैप्टर 5 के अंदर वैरायटी ऑफ लाइफ में भी आप इन साइंटिस्ट के बारे में पढ़ चुके हैं कि इनका इकोलॉजी के ऊपर, क्लासिफिकेशन सिस्टम्स के ऊपर काम था। ठीक है, ही कॉल्ड इट इकोलॉजिक और डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप ऑफ एनिमल्स, या फिर आप कह सकते हैं ऑर्गेनिजम्स टू देयर इन्वायरमेंट, यानी नॉट ओनली एनिमल्स, इसके अंदर प्लांट भी शामिल होंगे। ठीक है, अब बेटा इन्वायरमेंट क्या चीज़ है, यानी हम कह रहे हैं कि साइंटिफिक स्टडी ऑफ रिलेशनशिप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म विद इट्स इन्वायरमेंट। अब इन्वायरमेंट की जो टर्म है इसको हम किस तरह से क्वाइंट करेंगे? इन्वायरमेंट इंक्लूड्स नॉट ओनली द फिजिकल फैक्टर्स। इन्वायरमेंट जब हम बात करते हैं तो हमारे माइंड में सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि वहाँ पर सॉइल है, वाटर की बात करते हैं हम, एयर की बात करते हैं, ठीक है, या लाइट की बात करते हैं, या इन सारी चीज़ों के जो सोर्सेज हैं उनकी बात करें कि वो इन्वायरमेंट में आते होंगे। तो वो कह रहा है यहाँ पे कि ये नॉट ओनली द फिजिकल फैक्टर्स आर इंक्लूडेड इन द एनवायरनमेंट बट ऑल्सो द बायोलॉजिकल कंडीशंस अंडर विच एन ऑर्गेनिज्म लिव्स। ठीक है, इसमें बायोलॉजिकल कंडीशंस भी सारी के सारे शामिल हैं, या इनफैक्ट आपके पास बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स शामिल हैं। सो एनवायरनमेंट जो है हमारे पास ये ना सिर्फ फिजिकल बल्कि बायोलॉजिकल दोनों तरह के कंपोनेंट्स जो हैं उस पर ये कंसिस्ट करता है। सो रिलेशनशिप इंक्लूड्स द इंटरेक्शन विद फिजिकल वर्ल्ड, ठीक है, एंड द मेंबर्स ऑफ द अदर स्पीशीज़ एंड द सेम स्पीशीज़। यानी कि अगर हम बात करते हैं ह्यूमन बीइंग की बात कर लेते हैं, ठीक है, कि ह्यूमन जो है उसका इन्वायरमेंट किन किन चीज़ों पे कंसिस्ट करेगा? बेटा टेम्परेचर, अवेलेबिलिटी ऑफ लाइट, ठीक है, प्रेजेंस ऑफ वाटर, सॉइल, एयर, ये क्या चीज़ें हैं? ये इसके फिजिकल फैक्टर्स हैं, ठीक है, जो कि ह्यूमन के ऊपर डिफरेंट वेज़ में असरअंदाज हो रहे हैं, और ऑब्वियसली ह्यूमंस भी जो है वो उसके साथ मुख्तलिफ तरीक़ों से उन फैक्टर्स के साथ इंटरेक्शन में आ रहे हैं। अब बेटा ह्यूमंस का जो इंटरेक्शन है वो सिर्फ इन चीज़ों के साथ नहीं बल्कि अपने जैसे दूसरे ऑर्गेनिजम्स के साथ, ठीक है, यानी दूसरे ह्यूमन बीइंग के साथ जो है उसका जो इंटरेक्शन होता है वो भी इसी के अंदर आएगा।
एज वेल एज़ जो डिफरेंट स्पीशीज़ हैं, यानी कि अदर देन ह्यूमन, जो एनिमल्स की बात करते हैं, प्लांट्स की बात करते हैं, उसके साथ इंटरेक्शन भी कलेक्टिवली हमारे पास किस चीज़ में आएगा, इकोलॉजी में आएगा। सो इन्वायरमेंट को हमने लेना है कि हमारा जो सराउंडिंग है उसमें जो भी चीज़ मौजूद है, चाहे तो लिविंग थिंग्स हैं चाहे नॉन लिविंग थिंग्स हैं, उनके साथ हमारा इंटरेक्शन कैसा होता है, दैट इज़ रेफर टू एज इकोलॉजी। अब बेटा इकोसिस्टम क्या चीज़ है? इकोसिस्टम हमारे पास इकोलॉजी का मेजर यूनिट है, यानी लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का सबसे बड़ा यूनिट है हमारे पास इकोसिस्टम। इकोसिस्टम से रिलेटेड हमने एक और वर्ड पढ़ा हुआ है लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में, बायोम लेवल, ठीक है, जिसको हमने कहा था लार्ज रीजनल कम्युनिटी है हमारे पास, दैट इज़ प्राइमरीली डिटर्मिन्ड बाय क्लाइमेट। सो बेसिकली दैट इज़ इकोसिस्टम, यानी कि ये बहुत बड़ा यूनिट होता है हमारे पास, ठीक है, यानी बहुत बड़ी कम्युनिटी जो है उसके अंदर आ जाती है, तो उसको हम इकोसिस्टम का नाम देते हैं। अब इसमें जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो अपने इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्शन में आते हैं विद इन द कन्फाइंस ऑफ द इकोसिस्टम, ठीक है। कन्फाइंस ऑफ द इकोसिस्टम का मतलब कि इकोसिस्टम एक स्पेसिफिक हम बात कर देते हैं, एक एरिया स्पेसिफाई कर देते हैं, उसके अंदर जो रहने वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है, उनकी बात करते हैं। जैसे कि हम डेजर्ट की बात करते हैं तो डेजर्ट एक इकोसिस्टम है, उसकी अपनी एक क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, तो उसके अकॉर्डिंग लाइफ जो है वहाँ पर किस तरह से एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन में आती है, तो वो आपके पास बेसिकली वन ऑफ इट्स एट्रीब्यूट होगा, ठीक है। अब बेटा जो इको पार्ट ऑफ द दिस वर्ड है, यानी कि इकोसिस्टम कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स है ना, तो इको जो है इट इज़ रिलेटेड टू द इन्वायरमेंट, ठीक है, और सिस्टम जो है पार्ट मीन्स अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड पार्ट्स दैट फंक्शन एज ए यूनिट, यानी कि इसमें मुख्तलिफ चीज़ें जो है वो आपस में इंटरेक्शन में आ रही हैं, पॉजिटिव इंटरेक्शंस भी होंगे एज वेल एज़ नेगेटिव इंटरेक्शंस भी होंगे इसके अंदर, ठीक है। और नेगेटिव इंटरेक्शंस को हमने फिर भी पॉजिटिव सेंस में हम कहेंगे कि लेना है, क्योंकि समटाइम्स जैसे हम बात करते हैं कि इकोसिस्टम का कैरेक्टरिस्टिक होता है प्रीडेशन, ठीक है, प्रीडेशन में जो है प्रीडेटर प्रे रिलेशनशिप होता है। अब देखने में तो हमें ये लग रहा है कि ये नेगेटिव जो है वो एक तरह का इंटरेक्शन है, लेकिन बेटा जो हमारे पास इकोसिस्टम है उसकी स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए वो इंटरेक्शन ज़रूरी है, ठीक है। सो बेटा सिस्टम है तो उसमें कलेक्टिवली डिफरेंट पार्ट्स जो हैं वो काम कर रहे होंगे इन अ पॉजिटिव वे एज वेल एज इन अ नेगेटिव वे, कि आपके पास वो सक्सेसफुली इकोसिस्टम जो है उसको रन किया जा सके, ठीक है। सो बेटा कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम के ऊपर हमें सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि हाउ वुड यू डिफ्रेंशिएट बिटवीन द बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स ऑफ द एनवायरनमेंट, या लॉन्ग क्वेश्चन भी हमें इसके ऊपर आ चुका है कि कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम के बारे में आप बताएं। सो बेटा बेसिकली हमारे पास जो इकोसिस्टम होता है ये दो बेसिक कंपोनेंट्स पे कंसिस्ट करता है, ठीक है, यानी बायोटिक कंपोनेंट्स और एबायोटिक कंपोनेंट्स। बायोटिक कंपोनेंट्स के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, और एबायोटिक फैक्टर्स जो हैं उनके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है, या फिर इन्वायरमेंट के फिजिकल फैक्टर्स। अब बेटा बायोलॉजिकल जो हमारे पास कंपोनेंट्स होते हैं या बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं, लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं, उनमें क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं? उसमें बेटा हमारे पास एनिमल्स शामिल हैं, ठीक है, प्लांट्स शामिल हैं, फंजाई शामिल है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वगैरह शामिल हैं, ठीक है। अब इसमें स्पेसिफाइड टर्म्स यूज़ होंगे आगे एनिमल्स के लिए, यानी एनिमल्स को कंज्यूमर्स कहा जाएगा, प्लांट्स को यहाँ पर प्रोड्यूसर्स कहा जाएगा, फंजाई को रिड्यूसर्स कहा जाएगा, ठीक है, एज वेल एज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को भी, क्योंकि इसमें मेनली जो है हम बैक्टीरिया की बात कर रहे होते हैं। सेम इसी तरह से हमारे पास जो एबायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं इसके अंदर क्या चीज़ें शामिल होती हैं? एबायोटिक कंपोनेंट्स में बेटा एटमॉस्फेयर के अंदर क्लाइमेट, सॉइल, वाटर, ठीक है, यानी कि एटमॉस्फेयर या क्लाइमेट के हवाले से मैं बात करूँ तो इसमें क्या चीज़ें आ जाती हैं, यानी कि वाटर की बात करते हैं जो कि हर तरह की लाइफ के लिए ऑब्वियसली लिमिटिंग फैक्टर है, ठीक है। सॉइल की बात करते हैं जो आपके पास एयर है, ठीक है, टेम्परेचर है, अवेलेबिलिटी ऑफ लाइट है, तो ये सारे फैक्टर्स आपके पास क्या कंसिडर होते हैं? एबायोटिक कंसिडर होते हैं। सो बेटा सबसे जो हमारे पास फर्स्ट लेवल होता है ना, जब हम किसी भी तरह के ऑर्गेनिज़म का जो रिलेशनशिप है वो देखना चाह रहे होते हैं अपने एनवायरनमेंट के साथ, तो सबसे पहले हमें कन्फाइंड रहना पड़ता है, ठीक है, यानी कि हमें लिमिटेड नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल्स को चूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि ऑल ओवर दी वर्ल्ड या हम बायोजियोग्राफी की बात करते हैं तो सेम स्पीशी के इंडिविजुअल्स अगर मौजूद हैं तो बेटा उन सब का इंटरेक्शन उनके एनवायरनमेंट के साथ एट ए टाइम हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ये हमारे पास लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी ये डिस्कशन हो जाती है कि स्पीशी लेवल चूँकि बहुत बड़ा लेवल होता है, इसलिए हम स्टडी में आसानी के लिए एक यूनिट एरिया में उस स्पीशी को लेते हैं एंड दैट इज़ रेफर टू एज अ पॉपुलेशन, ठीक है।
सो ऑब्वियसली जब हम इकोलॉजी या इकोसिस्टम को या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का इंटरेक्शन स्टडी कर रहे होंगे अपने एनवायरनमेंट के साथ, तो हमें ये पता होना चाहिए कि पॉपुलेशन लेवल जो है बेसिकली क्या चीज़ है या पॉपुलेशन का क्या कॉन्सेप्ट है। बेटा द वेरियस काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स दैट इनहेबिट एन इकोसिस्टम मेक्स अप पॉपुलेशंस। अब वो पॉपुलेशन की बात नहीं कर रहा, वो कह रहा है पॉपुलेशंस, ठीक है। तभी उसने कहा है कि वेरियस काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स। वेरियस काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स मतलब बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स की टाइप्स, ठीक है। तो आपको पता है कि जो पॉपुलेशन होती है, यानी कि अगर मैं वन पॉपुलेशन की बात करूं, सिंगल पॉपुलेशन की बात करूं, तो उसमें मैं क्या कहूँगी कि नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम स्पीशी, ठीक है। यहाँ पे ये कह रहा है वेरियस काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स, मतलब कि बहुत सारी टाइप्स के ऑर्गेनिजम्स हैं या डिफरेंट इंडिविजुअल्स हैं, तो वो बेटा पॉपुलेशन तो नहीं बना सकते, वो पॉपुलेशंस ही बनाएंगे, ठीक है। सो आपने ये टर्म जो है इसको थोड़ा सा अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है कि ये वन पॉपुलेशन की बात नहीं कर रहा, ये डिफरेंट पॉपुलेशंस की बात कर रहा है। तभी उसने कहा है कि वेरियस काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स। अगर मैं बात करूँ कि वेरियस ऑर्गेनिजम्स या इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम स्पीशी, देन आपके पास मैं एक सिंगल पॉपुलेशन की बात कर रही हूँ, ठीक है। सो नेक्स्ट लेवल पे वो यही बात कर रहा है कि पॉपुलेशन इज़ अ ग्रुप ऑफ इंटरब्रीडिंग इंडिविजुअल्स। इंटरब्रीडिंग, अब स्पीशी की डेफिनेशन सामने आ रही है। स्पीशी को हम कैसे डिफाइन कर रहे थे कि बेटा ऐसे नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स का ग्रुप दैट कैन लिव टुगेदर एंड इंटरब्रीड, ठीक है, जो इकट्ठे रह सकें, इंटरब्रीड कर सकें। इंटरब्रीड भी समटाइम्स हम कहते हैं कि डिफरेंट स्पीशीज़ भी इंटरब्रीड कर सकती हैं, लेकिन फिर शर्त ये होगी कि वहाँ पे फर्टाइल ऑर्गेनिजम्स की प्रोडक्शन भी हो, ठीक है, जो कि डिफरेंट स्पीशीज़ के केस में नहीं होगी, स्टीराइल ऑर्गेनिज्म जो है ये प्रोड्यूस होगा। सो बेटा पॉपुलेशन जो है आपके पास इंटरब्रीडिंग इंडिविजुअल्स यानी सेम स्पीशी के इंडिविजुअल्स का ग्रुप होता है जो कि एक जगह पे रहते हैं और स्पेसिफिक टाइम के लिए रहते हैं। मतलब अब थोड़ा सा लिमिटेशन आ गई है, किस चीज़ की बेटा, स्पेस की लिमिटेशन आ गई है कि एक स्पेसिफिक प्लेस की बात कर रहे हैं और स्पेसिफिक टाइम के अंदर बात कर रहे हैं, ठीक है। टाइम जैसे जैसे चेंज होता है तो हमारे पास बेटा एनवायरनमेंट के जो फिजिकल फैक्टर्स हैं उसके अंदर भी वेरिएशन आ सकती है। सो बेटा populations of plants and animals in the ecosystem do not function independently of each other, ठीक है। ऑब्वियसली बेटा जब एक सिस्टम बनना होता है या हम पॉपुलेशन से नेक्स्ट लेवल की बात करते हैं यानी कि कम्युनिटी लेवल की बात करते हैं, या जैसे हमने सिस्टम की बात की है, तो सिस्टम को कोई एक इंडिविजुअल्स का ग्रुप नहीं चला सकेगा। उसके लिए जो डिफरेंट आपके पास पॉपुलेशंस होंगी उनको आपस में इंटरेक्शंस रखने पड़ेंगे। सो वो कहता है कि अगर आप किसी भी पॉपुलेशन को सक्सेसफुल देखना चाहते हैं एक इकोसिस्टम के अंदर, तो उसकी शर्त ये होगी कि वहाँ पर डिफरेंट पॉपुलेशंस जो हैं ये आपस में इंटरेक्शन रखेंगी, ठीक है। सम पॉपुलेशंस कम्पीट विद अदर पॉपुलेशंस, ठीक है। ऑब्वियसली बेटा जब हमारे पास इकोसिस्टम के अंदर डिफरेंट पॉपुलेशंस रहती हैं तो बेटा वहाँ पर इंटरेक्शंस होते हैं, उनके पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव इंटरेक्शंस भी होते हैं। अब बेटा जब हम रिसोर्सेज की बात करते हैं तो रिसोर्सेज के लिए उनके आपस में कंपटीशन चलते हैं। ना सिर्फ बेटा हमारे पास वो सेम स्पीशी के इंडिविजुअल्स के इंटरेक्शंस होते हैं, ठीक है, या कंपटीशन हम बेसिकली इसको कह सकते हैं। अब बेटा इनको हम कहते हैं इंट्रा स्पेसिफिक इंटरेक्शंस, ठीक है, या कॉम्पिटिशन्स। इंट्रा स्पेसिफिक का मतलब होता है विद इन दैट स्पेसिफिक स्पीशी, यानी कि हमारे पास 10 जो है ये लॉयंस की पॉपुलेशन है फॉर एग्जांपल, ठीक है, सेम स्पीशी से बिलोंग करते हैं ना 10 लॉयंस। तो अब वो कहते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि वो किसी और स्पीशी के इंडिविजुअल्स के साथ जो कि वहाँ पे मौजूद हैं उस फॉरेस्ट के अंदर या उस कम्युनिटी के अंदर, उसके साथ वो कम्पीट करेंगे, बल्कि उनके आपस में भी कॉम्पिटिशन होंगे। किस चीज़ के लिए? कॉम्पिटिशन रिसोर्सेज के लिए, ठीक है। और बेटा फिर जो बेटर कॉम्पिटिटर होगा फिर वही सर्वाइव करेगा। चाहे तो हम इंट्रा स्पेसिफिक की बात करते हैं यानी विद इन पॉपुलेशन हम कंपटीशन की बात करते हैं, या बिटवीन टू पॉपुलेशंस हम क्या करते हैं, कंपटीशन की बात करते हैं। अब बेटा किस चीज़ के लिए कंपटीशन होगा? ऑब्वियसली रिसोर्सेज के लिए। तो रिसोर्सेज क्या होंगे जो उनके सर्वाइवल के लिए ज़रूरी हैं। तो सर्वाइवल किस चीज़ में है बेटा? फूड मिलेगी उनको, वाटर मिलेगा, ठीक है, या उनको प्रॉपर स्पेस मिलेगी यानी प्रॉपर हैबिटेट मिलेगा जिसमें वो रहेंगे। इन सम केसेस वन पॉपुलेशन इज़ द फूड रिसोर्स फॉर अनदर पॉपुलेशन, ठीक है। अब वो कहते हैं कि समटाइम्स ऐसा भी होता है कि हमारे पास एक जो पॉपुलेशन होती है ना वो किसी दूसरी पॉपुलेशन के लिए जो है ये प्रे का काम करती है, ठीक है, यानी एक पॉपुलेशन प्रीडेटर होती है, दूसरी प्रे होती है। फॉर एग्जांपल बेटा हम बात करते हैं डियर की पॉपुलेशन है, ठीक है, और लायन की पॉपुलेशन है। तो लायन की पॉपुलेशन जो है यहाँ पर क्या है,
लॉयन की पॉपुलेशन प्रीडेटर है, ठीक है, और जो डियर हैं वो किस चीज़ में आएंगे, प्रे में आएंगे। तो वो कहते हैं कि ये भी दो पॉपुलेशंस हैं, इनके बीच में भी इंटरेक्शंस हो रहे हैं, ठीक है। अब एक जो है ये दूसरी पे डिपेंड कर रही है फॉर फूड, और जो इससे पहले बात कर रहा था उसमें बेटा दो पॉपुलेशंस ऐसी कोई आ रही थी जिसमें वो एक दूसरे पे तो डिपेंड नहीं कर रही थी, मतलब एक दूसरी को तो नहीं खा रही थी, लेकिन हाँ उनकी जो फूड की रिक्वायरमेंट थी ना वो सेम थी, ठीक है। जैसे कि बेटा हम वुल्फ की बात कर लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट एग्जांपल जो यहाँ पे हमने सम पॉपुलेशंस कम्पीट विद अदर पॉपुलेशंस की बात की है, तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल दो पॉपुलेशंस हैं, लॉयन की पॉपुलेशन है और वुल्फ की पॉपुलेशन है। उनका जो प्रे होगा ना बेटा वो डियर होगा, यानी कि सेम होगा उनका प्रे, ठीक है। तो उसके लिए उनके ना सिर्फ आपस में कॉम्पिटिशन्स चलेंगे यानी कि बिटवीन टू स्पीशीज़, बल्कि विद इन द स्पीशी जो है ये भी इंटरेक्शंस इनके चलेंगे, ठीक है। अब समटाइम्स जो है पॉपुलेशन में हमें म्यूचुअल बेनिफिट्स भी नज़र आ रहे होते हैं, इस तरह से भी ऑर्गेनिज्म जो है वो इंटरेक्शन रखते हैं, ठीक है, जिसको हम म्यूचुअलिज्म का नाम देते हैं। अब बेटा हमारे पास नेक्स्ट जो लेवल है दैट इज़ कम्युनिटी लेवल। अब वो कहते हैं कि डिफरेंट पॉपुलेशंस जब एक जगह पे इकट्ठी होती हैं, ठीक है, और कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शंस शो करती हैं, तो हमारे पास एक डायनामिक कलेक्शन आ जाती है, ठीक है। डायनामिक कलेक्शन का मतलब होता है कि बेटा वो चेंज होता रहता है उसके अंदर ऑर्गेनिजम्स का नंबर, कभी कोई पॉपुलेशन ज़्यादा हो जाती है, कभी कोई पॉपुलेशन ज़्यादा हो जाती है, ठीक है, यानी कभी एक का नंबर कम हो गया दूसरी का ज़्यादा हो गया, इस तरह के इंटरेक्शंस जो हैं वो हमें देखने में मिलते हैं। सो कम्युनिटी जो क्या चीज़ है इसको हम सिंपली डिफाइन करते हैं कि ये डायनामिक कलेक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। इसमें ऑर्गेनिजम्स की तादाद कम और ज़्यादा होती रहती है। सो ऑल द पॉपुलेशंस विद इन एन इकोसिस्टम आर नोन एज कम्युनिटी and are in one or an other manner interconnected to one another, ठीक है। फिर वही बात है कि बेटा ये वो किसी ना किसी तरीके से इंटरेक्शन में आ रहे हैं, चाहे तो पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव है। हमने पढ़ा था कम्युनिटी के एट्रीब्यूट्स हमने पढ़े हुए हैं कि क्या खसूसियात होती हैं उसमें, हमने कहा था कि उसके इंटरेक्शंस होते हैं आपस में लिविंग ऑर्गेनिजम्स के, हमें देखने मिलेंगे। वो कौन से इंटरेक्शंस थे उसमें बेटा, प्रीडेशन था, पैरासाइटिज्म होता है, ठीक है, इसी तरह से कमेंसलिज्म होता है, ठीक है, इसी तरह से म्यूचुअलिज्म होता है। तो ये आपके पास डिफरेंट इंटरेक्शंस होते हैं कम्युनिटी में, जो डिफरेंट आपके पास पॉपुलेशंस हैं उनके आपस में चल रहे होते हैं, ठीक है। सो इसके अंदर बहुत सारे लेवल्स जो हैं वो हम स्टडी करते हैं। सो बेटा वन ऑफ आर जो लेवल है इंडिविजुअल और ऑर्गेनिज्मिक लेवल इंक्लूडिंग द मैन बोथ रिस्पॉन्ड्स टू एंड इन्फ्लुएंसेस द फिजिकल एनवायरनमेंट, ठीक है। अब ऑर्गेनिजम्स जो हैं ना सिर्फ आपस में इंटरेक्शन में आते हैं बल्कि एनवायरनमेंट के फिजिकल फैक्टर्स भी जो हैं उसको भी ये क्या कर रहे होते हैं, रिस्पॉन्स कर रहे होते हैं इन अ डिफरेंट वे। एट नेक्स्ट लेवल इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम स्पीशी फॉर्म्स द पॉपुलेशन। अब वो बेटा उसने लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक ही दोबारा से उसको सम अप कर दिया है, ठीक है, कि हमारे पास जो सबसे छोटा लेवल होता है वो इंडिविजुअल लेवल होता है। इंडिविजुअल्स जब डिफरेंट मिल जाते हैं तो वो क्या बना देते हैं, पॉपुलेशन बना देते हैं, ठीक है। और पॉपुलेशन के एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, उसकी खसूसियात ये होती हैं कि उसमें नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल्स देखने होते हैं, वो देखना होता है, उनका ग्रोथ रेट देखना होता है, ठीक है, एज डिस्ट्रीब्यूशन देखनी होती है, मतलब कि हमारे पास पॉपुलेशन का कैरेक्टर था ना कि डिफरेंट एज के लोग हमें वहाँ पे मिलेंगे। फर्दर इंडिविजुअल्स जो हैं इस पॉपुलेशन के वो ना सिर्फ आपस में इंटरेक्ट करते हैं बल्कि वो डिफरेंट स्पीशीज़ के साथ जब इंटरेक्ट करते हैं तो बेटा वो कम्युनिटी बन जाती है, ठीक है। तो इस तरह से जो है हमारे पास कम्युनिटी एक डायनेमिक कलेक्शन हो जाती है या एक कॉम्प्लेक्स हम कहते हैं कि कलेक्शन हो जाती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, जिसमें हमारे पास डिफरेंट इंटरेक्शंस जो हैं वो साइड बाय साइड चल रहे होते हैं, ठीक है। अब बेटा हमारे पास जब कम्युनिटी बहुत बड़ी हो जाती है, कॉम्प्लेक्स हो जाती है, ठीक है, तो वो हमारे पास क्या चीज़ बना देती है, वो बायोम बनाती है, या जिसको हमने क्या कहा था, इकोसिस्टम कहा था, या जैसे हमने उसको डिफ़ाइन किया था कि लार्ज रीजनल कम्युनिटी होती है दैट इज़ प्राइमरीली डिटरमिन्ड बाय क्लाइमेट। तो बायोम जो है वो हमारे पास बहुत सारे हैं, ठीक है, और क्लाइमेट जो है वो उसको डिसाइड करेगा कि वहाँ पर रहने वाली लाइफ जो है वो कैसी होगी, यानी इन्वायरमेंट के फिजिकल फैक्टर डिसाइड करेंगे, टेम्परेचर, अवेलेबिलिटी ऑफ लाइट, वाटर, ठीक है, ये चीज़ें डिसाइड करेंगी कि वहाँ पर लाइफ किस तरह की होगी। सो मेजर टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम्स जो हैं जो कि हमारे पास ब्रॉड जो जियोग्राफिकल रीजन्स हैं उनको ये कवर कर रहे होते हैं, उनके अपने कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ठीक है, उसके अंदर डिफरेंट प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, और वो कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शंस में आके एक क्लाइमैक्स कम्युनिटी बना देते हैं। क्लाइमैक्स का मतलब होता है कि ज़्यादा नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल होते हैं और वो इंडिविजुअल एक स्टेबल मैनर में जो है वो वहाँ पर सर्वाइव कर रहे होते हैं या उनके इंटरेक्शंस इस तरह से चल रहे होते हैं।
इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय द यूनिफॉर्म लाइफ फॉर्म ऑफ वेजिटेशन सच एज ग्रास आर कोनिफेरस ट्रीज। अभी हमें एग्जांपल दे रहा है कि जैसे ग्रास लैंड इकोसिस्टम है आपके पास, ठीक है। वेजिटेशन बेटा रेफर्स टू किसी भी स्पेसिफिक एरिया के अंदर जब हम ओवरऑल प्लांट लाइफ की बात करते हैं ना, दैट इज़ रेफर टू एज वेजिटेशन। तो ये बेसिकली वेजिटेशन से रिलेटेड ही, यानी प्लांट से रिलेटेड दो इकोसिस्टम का जिक्र कर रहा है। एक ग्रासलैंड इकोसिस्टम है और दूसरा बेटा हमारे पास कोनिफेरस इकोसिस्टम है या कोनिफेरस ट्रीज़ की बात कर रहा है, ठीक है। तो ये दो एग्जांपल्स हैं हमारे पास। इसके अलावा डेजर्ट भी एग्जांपल है जिसको हमने आगे डिटेल में चैप्टर 26 के अंदर पढ़ना होगा, डिफरेंट इकोसिस्टम्स को, कि उनकी क्या क्लाइमेटिक कंडीशंस होती हैं या किस तरह के ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो वहाँ पर सर्वाइव करते हैं, ठीक है। सो दैट इज़ ऑल अबाउट द बायोम लेवल। सब मेजर टेरेस्ट्रियल बायोम्स जो हैं वो बता रहा है कि हमारे पास दो तरह के, आपको पता है कि डिवीज़न करते हैं हम बायोजियोग्राफिकल जो रीजन्स हैं उनकी, यानी कि इनटू टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक। टेरेस्ट्रियल बायोम्स की अगर हम बात करें तो इसमें फॉरेस्ट आ जाते हैं, ग्रास लैंड है, डेजर्ट है, ठीक है। और ये हमारे पास जो है सारे के सारे इकट्ठे होके एक प्लानिटरी जो इकोसिस्टम बनाते हैं, यानी कि हम जो बायोस्फीयर लेवल के ऊपर जो है ये मूव कर जाते हैं, ठीक है। सो बायोजियोग्राफी की बात करें यानी ऑल ओवर द वर्ल्ड हम बात करें कि जो जितना भी अर्थ का एरिया है जहाँ पर लाइफ की डिस्ट्रीब्यूशन है, उसके लिए हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं, बायोस्फीयर यूज़ करते हैं। तो बेसिकली यही कह रहा है लास्ट लाइन में कि जो डिफरेंट बायोम्स हैं वो जब कंबाइन करते हैं तो वो एक आपके पास क्या चीज़ बनाते हैं, एक बहुत बड़ा लेवल बनाते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, बायोस्फीयर, ठीक है। और बायोस्फीयर जो है हम क्या कह रहे हैं कि बेसिकली अर्थ का वो हिस्सा जहाँ पर लाइफ मौजूद है, दैट इज़ रेफर टू एज अ बायोस्फीयर। ऑब्वियसली बहुत बड़ा लेवल है, तो उसको हम डिवाइड करेंगे इनटू डिफरेंट इकोसिस्टम्स या बायोम्स, और इसी तरह से हम पीछे छोटे लेवल तक मूव करते जाएंगे अप टू इंडिविजुअल लेवल, ठीक है। तो ये बेटा हमारे पास चैप्टर 25 के हवाले से आपका इंट्रोडक्शन था कि इकोलॉजी से रिलेटेड जो है ये क्या क्या टर्म्स जहाँ पर जो है आपका इंटरेक्शन होगा इसके साथ या इसको हम स्टडी करेंगे। सो दैट वाज ऑल अबाउट द लेक्चर। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज़।